वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज अपन समझते हैं रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, सारे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो वो जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, क्या सब में स्किन से हो रही है कि किसी में लंग्स से हो रही है। तो ये क्वेश्चन हमसे बोर्ड में कई बार मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिख रहे हैं और राइट साइड में आपको एनिमल्स दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अर्थवॉर्म, लीच और फ्रॉग, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या फिर रेस्पिरेशन की साइट है वो कौन सी है स्टूडेंट? स्किन। याद रखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, जो फ्रॉग हैं, फ्रॉग हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। कहने का मतलब फ्रॉग 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। वो स्किन से भी कर सकता है, लंग से भी कर सकता है, बक्को फेरिंग्स से भी कर सकता है। इसे हम लोग अभी आगे की क्लास में समझेंगे। तो डोंट वरी, अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो फ्रॉग है हमारा, ये स्किन से रेस्पिरेशन करता है और स्किन से ही रेस्पिरेशन करती हैं लीच और अर्थवॉर्म। लीच स्टूडेंट आपने सुना होगा, इसे हिंदी में अपन जोंक बोलते हैं। ये जो लीच हैं, ये इनके अंदर एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज़ हिरुडिन। तो देखें आगे आप गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? फिशेस और साथ साथ में मोलस्कस। तो आपको फिशेस याद है तो एग्ज़ाम में आपसे मोलस्कस या पाइला में से कुछ पूछा जाएगा। पाइला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्कस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है तो आप बता पाएंगे पाइला, जो कि मोलस्कस का एग्जाम्पल्स हैं। जबकि इंसेक्ट यानी कि ग्रॉस हॉपर, इंसेक्ट का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो क्या है? ट्रैकिया है। बट अगर हम बात करें रेप्टाइल्स का मतलब समझते हैं आप सभी लोग, स्नेक, सांप में रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? लंग से होगा। बर्ड्स जो पिकॉक हैं या फिर पैरट हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? लंग से होगा। मैमल्स, यानी कि वी ऑल आर द मैमल्स, कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ से हो रही होगी? लंग से हो रही होगी। तो आप इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्लीज़ आप इसे एक बार खुद से रिवाइज करें, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग जो कि क्या है? एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन कहने का मतलब क्या हुआ सर? एम्फीबियन को हिंदी में हम उभयचर बोलते हैं। उभयचर कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर यानी कि पानी में और साथ साथ ज़मीन टेरेस्ट्रियल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू लिव इन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटाट। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यानी कि धरती पे जो रह रहे होंगे अर्थ पे, उन्हें टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। जो वाटर में रह रहे होंगे उन्हें एक्वेटिक बोलेंगे। जो वाटर में और टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे पानी में दोनों में रहेंगे उन्हें एम्फीबियन बोलेंगे। आपको पता है फ्रॉग दोनों में रह सकता है, जबकि फिश सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकती है, यानी एक्वेटिक है। तो फ्रॉग एम्फीबियंस जो होते हैं ये दे परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, बक्कल एंड द पल्मोनरी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग में कई बार आपको फ्रॉग में ऑप्शंस में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, वहाँ पर आप देखते हो कि फ्रॉग रेस्पिरेशन कर रहा है लंग्स के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉग कैन परफॉर्म 3 डिफरेंट वेज ऑफ respiration. Cutaneous respiration is what? It is a kind of respiration when frog perform their respiration through the skin. अगर कोई बोले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो आप समझ जाएंगे कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जो कि मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट कहने का मतलब ऐसी स्किन जो थोड़ी सी स्लिपरी सी हो, जहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हों, तो वहाँ से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? फ्रॉग की स्किन के थ्रू। बक्कल रेस्पिरेशन आपको बक्कल फेरेंशियल कैविटी के थ्रू देखने को मिलेगा, जबकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको हमेशा लंग्स के थ्रू देखने को मिलेगा। तो आप याद रखेंगे, फ्रॉग जो कि एडल्ट फ्रॉग है, इट कैन परफॉर्म respiration through their lungs, buccopharyngeal cavity as well as their skin.
तो जैसा कि हमने समझ लिया, आपको पता चल गया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये प्लांट्स में भी होती है या एनिमल्स में? तो आप कहोगे कि सर हमें पता है कि रेस्पिरेशन का फिनोमेनन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के किन रीजन्स में रेस्पिरेशन की रेट हाई होगी, जैसे कि आपको मैं दो तरीके के सीड्स दे दूं, एक ग्रोइंग सीड है और एक नॉन ग्रोइंग सीड है। कहने का मतलब एक अंकुरित सीड है, यानी कि उसमें अंकुर निकले हुए हैं, वो जर्मिनेटेड है, वो ग्रोइंग है। एक वैसा है जो नॉर्मल है। तो रेस्पिरेशन की रेट किस में फास्ट होगी? ऑब्वियस सी बात है, ग्रोइंग सीड में रेस्पिरेशन की रेट हाई होगी। तो आपको ये बात रटनी नहीं है, आप कंसेप्ट समझें। जो ग्रो कर रहा है सीड उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब जितने भी जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, जितने भी जर्मिनेटिंग या फिर ग्रोइंग सीड्स हैं, वहाँ पर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कैसी होगी स्टूडेंट? फास्टर होगी। कहने का मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस फास्टर रेट में होगी किन रीजन्स में? ग्रोइंग रीजन में, जैसे कि सीड्स ग्रोइंग करती हुई हों या बड्स ग्रो कर रही हों या एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम क्या है? मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं ये ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं। जनरली ये टिप या सूट पर प्रेजेंट होती हैं बिकॉज ऑफ कि आपको पता है कि जर्मिनेशन करना है या ग्रो करना है तो उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी रेस्पिरेशन से। तो कंसेप्ट इज़ जहाँ जो ग्रोइंग रीजन है, जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर रेस्पिरेशन की रेट फास्ट होगी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, रेस्पिरेशन में ही हम पढ़ते थे एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी। आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता था, यानी कि पायरुविक एसिड, और उस पायरुविक एसिड से फर्दर क्या रिलीज हो जाती थी? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट प्लांट जो हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब प्लांट रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि रेस्पिरेशन से जो CO2 निकल रही है, उस CO2 को प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वो फॉर्मेशन कर लेते हैं किस चीज़ का स्टूडेंट? ग्लूकोज का। बट एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वहाँ पर ये CO2 एज इट इज़ एक्सहेल कर दी जाती है अपने एनवायरनमेंट में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखना है प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, वहाँ से जो CO2 निकल रही है वो CO2 यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और जो जिस प्रोसेस से वो यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। आई होप दिस टाइम ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर। तो समझते हैं कि क्या रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में? स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे respiration occurs in both plants as well as animals, but what was the difference? अब बात करते हैं डिफरेंस की कि प्लांट और एनिमल्स में किस तरीके का डिफरेंस है। जैसे हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में प्लांट की पूरी बॉडी लाइक द रूट, स्टेम, लीव्स, ईच एंड एवरी डिफरेंट यूनिट्स कैन हैव एबिलिटी टू परफॉर्म रेस्पिरेशन, बट एनिमल के केस में सिंगल यूनिट विल परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये एज अ डिफरेंट यूनिट परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन को। कहने का मतलब रूट में अलग रेस्पिरेशन हो रहा होगा, स्टेम में अलग, लीव्स में अलग, लेकिन एनिमल्स के केस में एक सिंगल यूनिट जैसे कि लंग्स हैं, लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो रहा होगा। इन जनरली आप देखें प्लांट और एनिमल्स का हम कंपेयर करें तो प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल ज़्यादा डेवलप है, हम लोग ज़्यादा डेवलप हैं। जैसे कि प्लांट में क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है? आप कहोगे कि नहीं है। क्या प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम है? नहीं है। कैसे पता नहीं है? प्लांट में आप देखेंगे क्या हार्ट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। वो बात अलग है कि प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दो
कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सेल्स के जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट आपको ये बात याद रखनी है कि प्लांट्स इवोल्यूशनरी पॉइंट से लेस डेवलप हैं, एनिमल्स मोर डेवलप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स नो सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। इसी वजह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे कि आप बात करें हमारी बॉडी में हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और हमारे ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसी और आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। तो ये इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाइंड करती हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग डिपेंड करती है पीएच पर। ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि एनिमल्स में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम स्पीड की बात करें तो आप याद रखेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है प्लांट्स में एज कंपेयर टू द एनिमल्स। मतलब कि स्लो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस में, प्लांट्स में। अब आप कहोगे सर अभी वहाँ पर तो कुछ फास्ट करके पढ़ा था। जी हाँ, सही पढ़ा है आपने, कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो ग्रोइंग प्लांट के रीजन हैं, प्लांट विद इन द प्लांट, हमने कंपैरिजन किया था कि जो ग्रो कर रहे हैं ग्रोइंग पार्ट है और कुछ नॉन ग्रोइंग पार्ट है। तो ग्रोइंग पार्ट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगी। यहाँ पर हमारे कहने, हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन स्लो होगा और एनिमल में रेस्पिरेशन की रेट फास्ट होगी। अब बात आई कि सर एनिमल में रेस्पिरेशन की रेट फास्ट क्यों है। स्टूडेंट आपको पता है एनिमल्स को मूवमेंट करना है, लोकोमोशन करना है, एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रन करना है। तो ये रन करने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए मोर, ताकि वो मूव कर पाए। बट प्लांट्स तो स्टेशनरी हैं, प्लांट एक जगह पे ही खड़े हैं, इन्हें अपने फूड को सर्च नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन तो होगा बट रेस्पिरेशन की रेट स्लो होगी, क्योंकि प्लांट को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द एनिमल। गेटिंग माई पॉइंट। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट होगी एनिमल्स में बिकॉज दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर देखें तो वही पॉइंट लिखा है हमने कि प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस होती है कब, रेस्पिरेशन में। जी हाँ, और ये रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कहाँ पर यूज़ कर लिया, फोटोसिंथेसिस में। जबकि एनिमल्स के केस में ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन से, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। ध्यान से समझें, प्लांट के केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में निकलेगी, लेकिन प्लांट के केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर ली जाएगी, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना लिया जाएगा। लेकिन एनिमल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से रिलीज़ हो रही है, इसे हम एज इट इज़ एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। क्लियर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बोर्ड का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अच्छे से पढ़ें और देखिए मेरे साथ साथ मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाते जा रहा हूँ प्लीज़ इन्हें NCERT से ज़रूर पढ़ें। स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप NCERT पढ़ोगे, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो उसे आप अंडरलाइन करके मुझसे सेल्फ से आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप खुद से समझने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टूडेंट इज़ ऑब्जर्विंग। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप हैं मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील अंडर द माइक्रोस्कोप। मानिए, सपोज करिए कि आप एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ओनियन पील मान लेते हैं या फिर कोई भी लीफ पील मान लेते हैं। लीफ यानी कि पत्ती के ऊपर के सरफेस को आप माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब आप माइक्रोस्कोप में इसे देखने की कोशिश करते हैं तो आपको जो चीज़ें माइक्रोस्कोप में दिख रही हैं उसे लेबल डायग्राम के थ्रू
अपनी कॉपी पे मेंशन करें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का है। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक कोई स्टूडेंट है, वो ऑब्जर्व कर रहा है माइक्रोस्कोप से लीफ को, और वो कोई स्ट्रक्चर देखता है। वो स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? स्टोमेटा का है। उसका आप स्ट्रक्चर बनाएं। तो आप समझ पा रहे हैं, आपसे बोर्ड में पूछा गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ड्रॉ करें। अब स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये स्टोमेटा क्या चीज़ है। आइए समझते हैं। देखिए, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है? लीव्स। अब आप लीव्स के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगी? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करती हैं? दीज स्टोमेटा आर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सर समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट में क्या प्रेजेंट है? लीव्स। इन लीव्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहने का मतलब ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कराना, या फिर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, CO2 को इन करना, CO2 को ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन को इन करना। ये फिनोमिनन प्लांट की स्टोमेटा करती हैं। प्लांट की स्टोमेटा करती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब सर ये ट्रांसपीरेशन यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, इस ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है? अब ध्यान से समझो मेरी बात को। आपने देखा था ठेले पे सब्जी वाले भैया सब्जी के ऊपर पानी डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? इसलिए डाल रहे थे ताकि सब्जियां सूखें नहीं। सिमिलरली आप खुद सोचिए, एक ग्रीन प्लांट जो बड़ा सा होता है वो हमेशा धूप में भी प्रेजेंट होता है। सपोज़ बहुत तेज़ी से धूप है अभी गर्मियों की, और जो सनलाइट है वो तेज़ी से लीव्स पर पड़ रही है, तो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, प्लांट्स की जो लीव्स हैं, वो सूख सकती हैं, वो ड्राई कर सकती हैं, वो गिर सकती हैं। लेकिन वो गिरती क्यों नहीं है, वो सूखती क्यों नहीं है? ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन। किसकी वजह से स्टूडेंट? ट्रांसपीरेशन की वजह से। समझ में आ गई बात? जी हाँ। तो ये ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। याद रखेंगे, ये जो लॉस ऑफ वाटर है ये किसकी फॉर्म में लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स? वेपर की फॉर्म में। और कहाँ से? फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब बात आई कि ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर है इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर जी ये गार्ड सेल क्या है। अब ध्यान से मेरे साथ साथ समझिएगा। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? ये स्टोमेटा का। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो ध्यान से समझें, किसी भी डायग्राम को समझने का तरीका सीखें। तो देखिए, पहली बात, किसी भी लेबलिंग इज़ द ब्यूटी ऑफ डायग्राम। लेबलिंग इज़ द ब्यूटी ऑफ डायग्राम। कहने का मतलब किसी भी डायग्राम को देखते समय आप उसकी लेबलिंग पर ध्यान दें। जैसे कि मैं कहूँ स्टोमेटा में 4 थिंग्स हैव। स्टोमेटा हैव 4 थिंग्स। कौन कौन सी? गार्ड सेल 1, सेकेंड वन इज स्टोमेटल पोर, थर्ड वन इज सब्सिडरी सेल, एंड फोर्थ वन इज एपिडर्मल सेल। ध्यान से समझें, स्टोमेटा में 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक गार्ड सेल, ये इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। जी हाँ, ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। ये स्टूडेंट किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? गार्ड सेल का। अच्छा, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? इट इज़ आल्सो अ गार्ड सेल। समझ पा रहे हैं आप? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये जो 2 इस तरीके से आप देख पा रहे हो, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ गार्ड सेल। अब ध्यान से समझो आप, इस गार्ड सेल के अंदर कोई पोर दिख रहा है आपको? दिस इज व्हाट? स्टोमेटल पोर। आपने देखा, ये गार्ड सेल होती है। इस गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटल पोर। और यहाँ से इन गार्ड सेल को सराउंड करती हैं सब्सिडरी सेल्स। कौन सी सेल्स? सब्सिडरी सेल्स। अब आपसे कोई पूछे सब्सिडरी सेल्स कैसी सेल्स हैं? सब्सिडरी सेल्स आर दो सेल्स विच सराउंड द गार्ड सेल, जो गार्ड सेल को सराउंड करती हैं। अब यहीं पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, ये जो गार्ड सेल हैं, इन गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट नोट करें, दीज गार्ड सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, बट लेबलिंग पॉइंट से वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, दैट्स वाई आई स्किप इट। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये जो
स्टोमेटल पोर हैं, स्टोमेटल पोर्स को कौन सराउंड कर रहा है? सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल्स को कौन सराउंड कर रहा है? एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस की सेल्स, जैसे कि अपन स्किन में देखते थे। तो ध्यान से समझें, सबसे बाहर कौन सी सेल्स दिखी? एपिडर्मल सेल्स। फिर आपको कौन सी सेल्स दिखी? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल्स के बीच में। अब ये क्या कर रही हैं गार्ड सेल्स? यहाँ पर आप देखिए, आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखें, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर है, ये जो पोर का अभी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट? ओपन फॉर्म में है। आप नोट करें कॉपी पे, स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम में, स्टोमेटा क्लोज होते हैं नाइट के टाइम पे। स्टूडेंट नोट करें, स्टोमेटा आर ओपन इन द डे एंड स्टोमेटा आर क्लोज इन द नाइट। नाइट में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जबकि डे में, दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका है? ओपन स्टोमेटा का। किसका स्ट्रक्चर है? ओपन स्टोमेटा का। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर है, ये किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का। कैसे? अगर गार्ड सेल में वाटर का मूवमेंट होगा, इनसाइड द मूवमेंट, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स जो होती हैं, ये स्वेल अप कर जाती हैं, फूल जाती हैं जब इनके अंदर वाटर का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाते हैं। ये फिनोमिनन कब होगा? डे में। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये स्टोमेटा से वाटर का मूवमेंट आउटवर्ड हो जाए, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? क्लोज हो जाएंगे। तो आपने समझा कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कंसेप्ट है, इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर इनसाइड मूव करेगा, देन स्टोमेटा स्वेल अप कर जाएंगे और स्टोमेटा ओपन कर जाएंगे। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट। थैंक्स स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें प्लीज़, ये लाइक आपके एक टॉनिक की तरह होते हैं मेरे लिए। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दें। यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे आपसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी सी लैंग्वेज बनाई गई, जिसमें आपसे सिंपली क्या पूछ लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। आई थिंक स्टोमेटा में आपको क्या याद रखना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स व्हाट? लॉस ऑफ वाटर। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कहाँ से होगा? फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स। आई होप स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।